गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना गुप्ता, योर अकाउंटेंसी लेक्चरर। और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हमारे 5th चैप्टर में वो है ऋण पत्रों का नकद के अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में निर्गमन, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जैसे कि हम पहले पढ़ा हुआ है, सेम उसी तरीके से है कि हमने शेयर भी आपको बताए थे कि या तो कैश के लिए कर सकते हैं और या फिर अदर देन कैश। ऐसे ही हम डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं फॉर कैश और अदर देन कैश। पहले लेकिन ये करते कब है? अगर हमने कोई एसेट्स खरीदी है या फिर कोई बिजनेस परचेज़ किया है और उसका पेमेंट करने के लिए हमारे पास अगर कैश नहीं है, नकद नहीं है, तो उस केस में हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं। पहली जो एंट्री होगी वो अगर आपने एसेट्स परचेज़ किए तो एसेट्स परचेज़ करने के टाइम एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर वो व्यक्ति है जिससे आपने कोई भी असेट परचेज की है। नेक्स्ट, अगर आपने बिजनेस परचेज किया है तो बिजनेस में देखिए खाली आपके पास असेट्स नहीं आएंगी, असेट्स के साथ साथ लायबिलिटीज़ भी आएंगी और इसीलिए हम असेट्स डेबिट टू लायबिलिटीज़ को भी लेंगे क्रेडिट, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे हम किस नाम से जानेंगे? परचेज कंसिडरेशन के नाम से। तो वेंडर अकाउंट में वो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आएगा। इसके साथ ये दो एंट्री होने के बाद तीसरी एंट्री होगी कि हम वेंडर को पेमेंट करेंगे। तो वेंडर को पेमेंट करने की एंट्री मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होगी। देखिए, जो थर्ड एंट्री वो होगी हमारी वेन इशू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर। यस, जब आप डिबेंचर को विक्रेता को निर्गमित करोगे तो एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू पर्सन डिबेंचर अकाउंट। तो तीन एंट्री हमारे पास हैं इस वक्त कि हम तीन एंट्री करेंगे जब डिबेंचर इशू करेंगे अदर देन कैश। पहली बात ये कि जब हम अदर देन कैश डिबेंचर इशू करेंगे तो डिबेंचर तब भी हम तीन तरीके से इशू कर सकते हैं, एट पार पर, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। तो इस तरीके से हम डिबेंचर तीन प्रकार से इशू करेंगे जब हम अदर देन कैश डिबेंचर को इशू करेंगे तब। देखिए, अब हम इस टॉपिक के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल क्या है हमारा? अशोक लिमिटेड bought a running business from Anuj on 1st April 2016 with the assets of 10 lakh rupees and liabilities of 1,20,000। देखिए, तो अशोक एक रनिंग बिजनेस खरीद रहा है, असेट नहीं खरीद रहे हैं, यहाँ पे पूरा बिजनेस खरीद रहा है। तो बिजनेस खरीदने के टाइम की मैंने एंट्री बताई थी आपको। अगर कोई कंपनी किसी दूसरे बिजनेस को खरीदती है तो उसकी जो एंट्री है वो है असेट्स भी आएगी और लाइबिलिटीज़ भी। और अगर असेट्स ज़्यादा लाइबिलिटीज़ कम है तो बचा हुआ अमाउंट आपको परचेज कंसिडरेशन के नाम से जाना जाता है और वो अमाउंट आपको पे करना होता है सामने वाले व्यक्ति को। तो द परचेज कंसिडरेशन was paid to Anuj on 1st May 2016. The issue of 6% डिबेंचर 100 रुपीज़ ईच। यस, और आप जब पेमेंट करना है, जो परचेज कंसिडरेशन है उसको 1st मई को पे करेंगे और उसका अमाउंट कितना होगा वो हम अभी निकालेंगे। लेकिन 6% डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं 100 ईच, और डिबेंचर एक डिबेंचर की वैल्यू क्या है? 100 ईच। अब देखिए कि जो डिबेंचर है उसको इशू हम तीन तरीके से कर रहे हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। मैंने आपको बताया था तीन केस हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के कि आपको डिबेंचर प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, डिस्काउंट पे करना पड़ रहा है, या फिर आप एट पार पे कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन को हमने हिंदी में लिखा है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि आप एक चालू व्यापार को खरीद रहे हैं और जिसका क्रय प्रतिफल के भुगतान में आपको 10% वाले 6% वाले 100 रुपये वाले डिबेंचर इशू करने हैं। केसेस तीन हैं, एक मूल्य पर आपको इशू करना है, एक आपको प्रीमियम पर और दूसरा आपको बट्टे पर। नेक्स्ट आप देखिए कि इसकी जो जर्नल एंट्रीज़ हैं अशोक लिमिटेड की वो हम किस तरीके से करेंगे। अशोक लिमिटेड की जर्नल एंट्री पहले हम जो सब में कॉमन है वो वाली एंट्री कर लेते हैं। कॉमन क्या है? असेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ टू अनुज अकाउंट। ये कौन सी एंट्री है? अपने बिजनेस को खरीदने की एंट्री। तो खरीदने की 10 लाख आपने असेट्स के दिए, 1,20,000 आपने
क्रेडिट किए हैं, तो अनुज 8,80,000 को क्रेडिट कर दिए। ऋण पत्र को निर्गमन किया है समूल्य पर। अगर आपने समूल्य पर ही इशू किए डिबेंचर, तो देखिए अनुज अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट इशू करने की अमाउंट। इससे पहले हम एंट्रीज करने से पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं वर्किंग नोट का। वर्किंग नोट में क्या है? वर्किंग नोट में है कि अनुज को आपको जो पे करना है अमाउंट वो क्या है? परचेज कंसिडरेशन अमाउंट होगा। और वो कैसे निकालना है आपको? असेट्स माइनस लायबिलिटी करके। तो आपको जो अनुज को पेमेंट अमाउंट है वो 8,80,000 होगा। अगर आपने इशू एट पार पे किए हैं तो पेबल अमाउंट कितना है आपका? 8,80,000 हमेशा पेबल अमाउंट सेम रहेगा। लेकिन अगर आप शेयर वैल्यू अगर एट पार पे किए तो शेयर वैल्यू 100 है, तो 8800 आप डिबेंचर इशू करेंगे। लेकिन अगर एट प्रीमियम पे करना है तो आपकी 8,80,000 आपकी वैल्यू है, और शेयर वैल्यू प्लस प्रीमियम आपका 10% प्रीमियम है। आप 100 + 10 करेंगे तो 110 आपका प्रीमियम हो जाएगा, और डिबेंचर नंबर ऑफ डिबेंचर 8000 आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो अमाउंट पेबल इतना है, शेयर वैल्यू माइनस डिस्काउंट अमाउंट, तो अमाउंट पेबल 8,20,000, 100 आपका डिबेंचर की वैल्यू और 12 रुपये आपका उस पे डिस्काउंट है। तो इस केस में 10,000 आपके डिबेंचर निकल कर आएंगे। अब देखिए हम एंट्री क्या करते हैं। एंट्री वही है जो डिबेंचर इशू करने की एंट्री है। पहली है एट पार पर, तो अनुज अकाउंट डेबिट टू 6% अकाउंट, आपके 8,800 शेयर डिबेंचर्स है और 100 ईच है, तो 8,80,000 आपका अमाउंट हो जाएगा। ऐसे ही अनुज अगर प्रीमियम पे है तो अनुज अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 8,80,000 आप अनुज को पे करेंगे, 8 लाख आपका डिबेंचर अमाउंट आएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा? 8,000 शेयर इंटू 10, 80,000। इसी तरीके से सिक्योरिटी जो थर्ड केस है वो हमारा होगा, ऋण पत्रों का निर्गमन 12% बट्टे पर किया है, तो अनुज अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट, 8,80,000 आपका अमाउंट आएगा। डिबेंचर का अमाउंट आपका है वो डिस्काउंट का वो 1,20,000, क्योंकि 12 रुपये डिस्काउंट है, 10,000 शेयर है तो डिबेंचर है, तो 1,20,000, और 10 लाख आपका टोटल अमाउंट। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।